नमस्कार दोस्तों, मैं मिसेस राज आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम गजानन माधव मुक्तिबोध की दूसरी कविता ब्रह्म राक्षस को पढ़ेंगे। ठीक है। शहर के उस ओर खंडहर की तरफ परित्यक्त सुनी बावड़ी के भीतरी ठंडे अंधेरे में बसी गहराइयाँ जल की सीढ़ियाँ डूबी अनेक उस पुराने घिरे पानी में। समझ में आ न सकता हो कि जैसे बात का आधार लेकिन बात गहरी हो। बावड़ी को घेर डाले खूब उलझी है, खड़े हैं मौन औदुंबर व शाखाओं पर लटकते घुंघुओं के घोंसले परित्यक्त भूरे गोल। विद्युत शत पुण्य का आभास जंगली हरी कच्ची गंध में बसकर हवा में तैर बनता है गहन संदेह अनजानी किसी बीती हुई उस श्रेष्ठता का जो दिल में एक खटके सी लगी रहती। बावड़ी की इन मुंडरों पर मनोहर हरी कुहनी टेक बैठी है टगर ले पुष्प तारे श्वेत। उसके पास लाल फूलों का लहकता झोर मेरी वह कन्हेर। वह बुलाती एक खतरे की तरफ जिस ओर अंधियारा खुला मुंह बावड़ी का शून्य अंबर ताकता है। बावड़ी की उन गहराइयों में शून्य ब्रह्म राक्षस एक बैठा है। वह भीतर से उमड़ती गूंज की भी गूंज, हड़बड़ाहट शब्द पागल से गहन अनुमानित तन की मलिनता दूर करने के लिए प्रतिपल पाप छाया दूर करने के लिए दिन रात स्वच्छ करने ब्रह्म राक्षस घिस रहा है देह हाथ के पंजे बराबर। बाह छाती मुंह छपाछप खूब करते साफ, फिर भी मैल और होठों से अनोखा स्रोत कोई क्रुद्ध मंत्रोच्चार अथवा शुद्ध संस्कृत गालियों का ज्वार। मस्तक की लकीरें बुन रही है आलोचनाओं के चमकते तार। उस अखंड स्नान का पागल प्रवाह, प्राण में संवेदना है स्याह, किंतु गहरी बावड़ी की भीतरी दीवार पर तिरछी गिरी रवि रश्मि के उड़ते हुए परमाणु जब तल तक पहुँचते हैं कभी, तब ब्रह्म राक्षस समझता है सूर्य ने झुककर नमस्ते कर दिया। पथ भूल कर जब चांदनी की किरण टकराए कहीं दीवार पर, तब ब्रह्म राक्षस समझता है वंदना की चांदनी ज्ञान गुरु माना उसे। अति प्रफुल्लित कंटकित तन मन वही करता रहा अनुभव की नभ ने भी विनत हो मान ली है श्रेष्ठता उसकी। और तब दुगने भयानक ओज से पहचान वाला मन सुमेरी बेबीलोनी जनकथाओं से मधुर वैदिक ऋचाओं तक व तब से आज तक के सूत्र छंदस मंत्र थियोरम सब प्रेमियों तक की, मार्क्स एंजल्स रेल्स टॉयनबी की, हिडेगर व स्पेंगलर सार्त्र गांधी भी सभी के सिद्ध अंतों का नया व्याख्यान करता वह नहाता ब्रह्म राक्षस श्याम प्राक्तन बावड़ी की उन घनी गहराइयों में शून्य। ये गरजती गूंजती आंदोलित गहराइयों से उठ रही ध्वनियाँ अतः उद्भ्रांत शब्दों के नए आवर्त में हर शब्द निज प्रति शब्द को भी काटता। वह रूप अपने बिंब से भी जूझ विकृताकार कृति है बन रहा। ध्वनि लड़ रही अपनी प्रतिध्वनि से यहाँ। बावड़ी की इन मुंडरों पर मनोहर हरी कुहनी टेक सुनते हैं टगर के पुष्प तारे श्वेत वे ध्वनियाँ। सुनते हैं करोंदों के सुकोमल फूल, सुनता है उन्हें प्राचीन औदुंबर। सुन रहा हूँ मैं वही पागल प्रतीकों में कहीं जाती हुई वह ट्रेजेडी जो बावड़ी में अड़ गई।
खूब ऊंचा एक जीना सांवला उसकी अंधेरी सीढ़ियाँ, वे एक आभ्यंतर निराले लोक की, एक चढ़ना और उतरना, पुनः चढ़ना और लुढ़कना, मोच पैरों में व छाती पर अनेकों घाव, बुरे अच्छे बीच के संघर्ष से भी उग्रतर, अच्छे व उससे अधिक अच्छे बीच का संग्रह, गहन किंचित सफलता, अति भव्य असफलता, अतिरेकवादी पूर्णता की ये व्यथाएं बहुत प्यारी है। जामितिक संगति, गणित की दृष्टि के कृत भव्य नैतिक मान, आत्मचेतना सूक्ष्म नैतिक मान, अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान। मानवीय अंतर कथाएं बहुत प्यारी है। रवि निकलता लाल चिंता की रुधिर सरिता प्रवाहित कर दीवारों पर उदित होता चंद्र, व्रण पर बांध देता श्वेत धौली पट्टियां, उद्विग्न भालों पर सितारे आसमानी छोर पर फैले हुए अनगिन दशमलव से दशमलव बिंदुओं के सर्वतः पसरे हुए उलझे गणित मैदान में मारा गया वह काम आया और वह पसरा पड़ा है। वक्ष बाहें खुली फैली एक शोधक की व्यक्तित्व का वह कोमल स्फटिक प्रसाद सा, प्रसाद में जीना, वह जीने की अकेली सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत मुश्किल रहा। वे भाव संगत, तर्क संगत, कार्य सामंजस्य योजित समीकरणों के गणित की सीढ़ियाँ हम छोड़ दे उसके लिए, उस भाव तर्क व कार्य सामंजस्य योजना शोध में सब पंडितों, सब चिंतकों के पास वह गुरु प्राप्त करने के लिए भटका, किंतु युग बदला व आया कीर्ति व्यवसायी लाभकारी कार्य में से धन व धन में से हृदय मन और धन अभिभूत अंतकरण में से सत्य की झाई निरंतर चिलचिलाती थी। आत्मचेतस किंतु इस व्यक्ति में थी प्राणमय अनबन, विश्वचेतस बेबनाव महत्ता के चरण में था विषादकुल मन। मेरा उसी से उन दिनों होता मिलन, यदि तो व्यथा उसकी स्वयं जीकर बताता मैं उसे, उसका स्वयं का मूल्य, उसकी महत्ता व उस महत्ता का हम सरीखों के लिए उपयोग, उस आंतरिकता का बताता मैं महत्व। पिस गया वह भीतरी वो बाहरी दो कठिन पाटों बीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीच बावड़ी में वह स्वयं पागल प्रतीकों में निरंतर कह रहा, वह कोठरी में किस तरह अपना गणित करता रहा और मर गया। वह संघन झाड़ी के कटेले तमवीर में मरे पक्षी सा विदा ही हो गया। वह ज्योति अनजानी सदा को सो गई। यह क्यों हुआ, क्यों हुआ, यह क्यों हुआ, क्यों यह हुआ। मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उर शिष्य होना चाहता, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य, उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तलक पहुँच सकूं। तो दोस्तों, इस प्रकार ब्रह्म राक्षस कविता को हम पढ़ चुके हैं। मुक्तिबोध की यह प्रसिद्ध कविता है। इस कविता में फैंटेसी का प्रयोग हुआ है और इस पूरी कविता पर कवि की मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव दिखाई देता है। कहा जाता है कि यदि कोई विद्वान ब्राह्मण या कोई भी ब्राह्मण आत्महत्या कर ले या उसकी असामयिक मृत्यु हो जाए तो वह प्रेत योनि में जन्म लेकर ब्रह्म राक्षस बन जाता है। प्रस्तुत कविता में जिस ब्रह्म राक्षस की बात की गई है वह मार्क्सवादी विचारधारा का है। मार्क्सवादी विचारधारा को मुक्तिबोध ने बहुत सटीकता से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मुक्तिबोध की यह प्रमुख विशेषता रही है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को अपनी फंतासी प्रतीक्षात्मकता से व्यक्त करते हैं। मुक्तिबोध के अनुसार मार्क्सवादी विचारधारा का भारत से अस्तित्व शनैः शनैः खत्म होता जा रहा है। लोगों का अब उस पर मोह ही नहीं रहा। वर्तमान समय में भारतीय मार्क्सवादी विचारधारा को
अपने तथा देश के लिए एक खतरा मानते हैं। मार्क्सवादी विचारधारा एक सतत विचारधारा है जो अपने समय की तीव्रता से प्रवाहित हुई। तत्कालीन विद्वानों ने उसे अपने जीवन में उतारा तथा अन्य लोगों को भी उसका अनुसरण करने के लिए उत्प्रेरित किया, परंतु इस विचारधारा के समाप्त होने पर मुक्तिबोध के अनुसार उन्होंने यह संदेश दिया है कि जो विचारधारा संसार में अन्य विचारधाराओं की अपेक्षा नवीन व समष्टि युक्त चेतना से पूर्ण थी तथा समानता की प्रतीक थी, वो समाप्त होने के कगार पर कैसे आ सकती है, इसका मार्मिक वर्णन इस कविता के माध्यम से गजानन माधव मुक्तिबोध ने दिया है। तो दोस्तों अगली जो कविता है इनकी अंधेरे में, इस कविता को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।